एक अनुभवी कप्तान ने संशोधनों की गणना की, आजमाए और परखे गए उपकरणों का इस्तेमाल किया। जब चालक दल ने इतने सारे मछली पकड़ने के मौसम पार किए थे, तो एक मछली पकड़ने वाली नाव 4 मिनट से भी कम समय में कैसे गायब हो सकती है? उन्नीस में मछली पकड़ने वाली नाव कंपास रोज टेक्सास में बनी थी। ये जहाज 25 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3.8 मीटर गहरा था, जिसमें उसकी पकड़ के लिए 3 होल थे। उस समय यह डेक पर 3 स्तरों में रखे गए अधिकतम 95 केकड़े पकड़ने वाले पिंजरे ले जा सकता था। हर जाल का वजन 300 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा था। 1985 में एक नए मालिक डेविड विल्सन ने इस जहाज को खरीदा और इसका नाम डेस्टिनेशन रख दिया। 1992 में विल्सन डेस्टिनेशन को संरचनात्मक बदलावों के लिए सिएटल, वॉशिंगटन भेजते हैं। कामगार जहाज को बीच से काटकर उसमें जहाज के ढांचे का नया हिस्सा और होल्स जोड़ते हैं। साथ ही व्हील हाउस को 1 मीटर ऊपर उठाते हैं। इन बदलावों से डेस्टिनेशन की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 9.8 मीटर हो जाती है। अक्टूबर 1992 में जब बदलाव पूरे नहीं हुए थे, विल्सन जहाज डिजाइन विशेषज्ञ को स्थिरता और लोड आवश्यकताओं की गणना के फार नियुक्त करते हैं। इन बदलावों के लिए कोई निर्माण योजना नहीं थी, इसलिए वास्तुकार खुद जहाज की ड्राइंग बनाकर स्थिरता की गणना और रिपोर्ट देते हैं। वे डेस्टिनेशन के कप्तान और आंशिक मालिक जेफ हैथवे पर पिंजरों के वजन के लिए निर्भर करते हैं। अक्टूबर 1993 में वास्तुकार एक ट्रिम और स्थिरता पुस्तिका बनाता है, जिसमें जहाज की स्थिरता, वजन लोड करने और मछली पकड़ने वाले पिंजरे, ईंधन व पानी रखने की जानकारी होती है। यह दिखाता है कि डेस्टिनेशन 249 तक पिंजरे ले जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 317 किलोग्राम है। मई 2011 में आगे की ओर एक नया स्टील का नया ढांचा लगाने के लिए और काम किया जाता है। बुलॉक को ऊपर उठाने से यह तूफानी समुद्र से सुरक्षा देता है और इसमें 1.5 टन से अधिक वजन जुड़ जाता है। डेविड विल्सन ने एक नौसैनिक वास्तुकार को पानी में घर्षण घटाने और पोत की स्थिरता जांचने के लिए जल रेखा के नीचे बल्बनुमा आगे का हिस्सा डिजाइन करने को कहा। वास्तुकार 1993 की ट्रिम और स्थिरता पुस्तिकाओं की जानकारी का उपयोग करके स्थिरता की पुनः गणना करते हैं। जनवरी 2013 में वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। बल्बनुमा आगे के हिस्से का प्रभाव नगण्य है और वो अद्यतन पोत स्थिरता पुस्तिका जारी नहीं करते। एक और मौका चूक गया, जिससे बढ़ती हुई समस्या को पहचाना जा सकता था। 2016 और 2000 के बीच डेविड विल्सन 125 नए केकड़े पकड़ने के जाल खरीदते हैं। खुद केकड़े पकड़ने वाले पिंजरों का वजन 326 किलोग्राम है और जब बाकी सामान जोड़ दिया जाता है तो इनका वजन लगभग 400 किलोग्राम हो जाता है, जो कि मूल ट्रिम और स्थिरता पुस्तिका के हिसाब से की गई गणनाओं से लगभग 80 किलोग्राम ज्यादा है। 2 फरवरी 2017 को सेंट पॉल द्वीप पर ट्राइडेंट सी फूड्स के फ्लीट मैनेजर डेविड विल्सन को बताते हैं कि सुविधा में चारा कम पड़ रहा है और डेस्टिनेशन को और चारा लाना चाहिए। विल्सन ये जानकारी कैप्टन हैथवे को टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताते हैं। 2 दिन बाद 4 फरवरी को डेस्टिनेशन 27 दिनों की कॉड मछली पकड़ने के बाद सैंड पॉइंट, अलास्का पहुंचती है। लगभग 1 महीने तक औसतन 20 घंटे काम और 4 घंटे आराम की कठिन शिफ्टों के बाद क्रू थके हुए, चोटिल और पूरी तरह से थक चुके हैं। अमेरिकी कानून में मछली पकड़ने वाले जहाजों पर अन्य जहाजों जैसी काम और आराम की शर्तें लागू नहीं होती। यह असामान्य नहीं है कि कोई क्रू सदस्य सीजन खत्म होने से पहले कोटा पूरा करने के लिए लगातार 2 दिन काम करे। सैंड पॉइंट में क्रू तुरंत जहाज को पिलियो या स्नो क्रैब पकड़ने के लिए तैयार करता है। वे कॉड मछली के उपकरण बदलकर डेक पर क्रैब पॉट्स जमा देते हैं। कैप्टन हैथवे और डेविड विल्सन जहाज को किंग कोब और डच हार्बर पर चारा लादने और एग्जॉस्ट रिसाव की मरम्मत के लिए रोकने की योजना बनाते हैं। 5 फरवरी को सैंड पॉइंट के ट्राइडेंट फ्यूल डॉक पर मजदूर डेस्टिनेशन में 57,644 लीटर डीजल फ्यूल, 3 ड्रम इंजन ऑयल और 1 ड्रम हाइड्रोलिक ऑयल लोड करते हैं। 3 दिन बाद डेस्टिनेशन किंग कोव के लिए रवाना होता है। 9 घंटे की यात्रा के बाद हैथवे और उनकी टीम किंग कोव पहुंचती है और पीटर पैन सी फूड्स पर जहाज को बांधते हैं,
जहां वे लगभग 1.4 टन सार्डिन चारा लोड करते हैं। अलास्का डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड गेम का एक निरीक्षक जहाज की जांच करता है और शेलफिश निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें कुल 200 क्रैब पॉट्स की सूची होती है। वो हैथवे को याद दिलाता है कि अलास्का के नियमों के अनुसार अगले 24 घंटों के भीतर प्रस्थान की सूचना कोस्ट गार्ड को देना जरूरी है। कोस्ट गार्ड कार्यालय फोन कॉल मिलने पर कैप्टन हैथवे से स्वैच्छिक स्थिरता और सुरक्षा जांच कराने की इच्छा पूछता है। ये 15 मिनट की सुरक्षा जांच है, जिससे पॉट्स की संख्या स्थिरता पुस्तिका में अनुमत सीमा से अधिक न हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। यह अनिवार्य जांच नहीं है और हैथवे मना कर देते हैं, कहते हैं कि पिछली बार जांच करवाई थी और अब जहाज पर कम पॉट्स हैं। रात 10 बजे डेस्टिनेशन किंग कोव से डच हार्बर के लिए निकलता है। अगले दिन 9 फरवरी को शाम 6:30 बजे मछली पकड़ने वाले जहाज अप्रैल लेन के कप्तान ने डेस्टिनेशन को डच हार्बर में प्रवेश करते हुए देखा। फ्रीजिंग स्प्रे के बारे में नेशनल वेदर सर्विस की चेतावनी के चलते वो जहाज की लोडिंग स्थिति को लेकर चिंतित है। वह डेकहैंड से अपने फोन से वीडियो बनाने को कहता है। नेशनल वेदर सर्विस बेरिंग सागर और एल्यूशियन द्वीपों में दिन में 2 बार मौसम का पूर्वानुमान जारी करती है, जिसमें 48 से 72 घंटे की फ्रीजिंग स्प्रे चेतावनियां शामिल हैं। फ्रीजिंग स्प्रे समुद्री पानी की बौछार है जो ठंडी सतहों पर जमकर जहाज को बर्फ से ढक देती है। कई कप्तान इन चेतावनियों को सुनते हैं और तय करते हैं कि वे हालात ठीक होने तक रवाना नहीं होंगे। हैथवे इंतजार नहीं करते। क्रू के लिए खतरा तब होता है जब डेक पर क्रैब पॉट्स होते हैं, क्योंकि जमने वाली बर्फ हर पॉट के चारों तरफ की वायर मेश पर और सभी पॉट्स की परतों पर जमा हो जाती है। डेस्टिनेशन आमतौर पर 5 स्तरों पर 200 पॉट्स ले जाता है। वे डेक की बीच लाइन में जगह छोड़ते हैं ताकि सुरंग की तरह फिश होल्ड नंबर 1, 2, 3 के मैन होल कवर तक पहुंच सकें। होल्ड नंबर 1 व 2 समुद्री पानी से भरकर सील किए जाते हैं। होल्ड नंबर 3 खाली रहता है और उसका हैच खुला छोड़ते हैं ताकि वे इसके जरिए स्टीयरिंग रूम पहुंच सकें, जो डिपार्चर के समय स्टेबिलिटी बुकलेट की आवश्यकता है। अगर वे तंग जगहों में स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो दें तो उन्हें जल्दी स्टीयरिंग रूम पहुंच सकना चाहिए। डेस्टिनेशन क्लस्टर बोअर कोल्ड स्टोरेज पर स्क्विड चारा लोड करने के लिए बंधता है। ओशियन रोवर नामक एक अन्य मछली पकड़ने वाले जहाज के एक क्रू मेंबर ने देखा कि डेस्टिनेशन पर उसके हिसाब से बहुत ज्यादा क्रैब पॉट्स लोड किए गए हैं और उसने कुछ तस्वीरें भी लीं। शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच जहाज के क्रू ने 4 पैलेट स्क्विड चारे के लोड किए, जिससे 3 टन और वजन बढ़ गया। लेकिन डेस्टिनेशन के चारे का फ्रीजर केवल 2.7 टन ही रख सकता है और उनके पास पहले से ही 1.4 टन सार्डिन चारा मौजूद है। क्रू बाकी चारा जहाज के बीच में क्रैब पॉट्स के ऊपर लाद देता है। यह भी समय के दबाव में लिया गया एक और फैसला था। शाम 7 बजे डेस्टिनेशन ट्राइडेंट सी फूड्स की ओर बढ़ता है। कैप्टन हैथवे जहाज से गैस्केट लाने जाते हैं ताकि मुख्य इंजन के एग्जॉस्ट के रिसाव को ठीक कर सकें। ट्राइडेंट सी फूड्स फैसिलिटी पर डेस्टिनेशन के 2 पूर्व क्रू सदस्य जहाज पर आते हैं। इंजीनियर लीक हो रहे स्टफिंग बॉक्स के बारे में बताते हैं, जो प्रोपेलर शाफ्ट को समुद्र से अलग करता है। पूरे कॉर्ड सीजन ये उनके लिए परेशानी रहा, जिससे उन्हें हर 2 घंटे में इंजन रूम के बिल्स से पानी निकालना पड़ता था। सभी बाहर जाते हैं और हैथवे डिनर कराते हैं। पूर्व क्रू मेंबर देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन के क्रू 24 घंटे की शिफ्ट चलाने के बाद काफी थके हुए नजर आ रहे हैं। रात 11 बजे वे रेस्टोरेंट छोड़ते हैं और अपनी अपनी नावों पर लौट जाते हैं। डेस्टिनेशन डच हार्बर से सेंट पॉल जाता है ताकि पश्चिम की ओर अपने मछली पकड़ने के इलाकों जाने से पहले अतिरिक्त चारा स्टोर कर सके। रात भर सफर में क्रू सदस्य व्हील हाउस में 1-2 घंटे बारी बारी से पहरा देते हैं। डच हार्बर और सेंट पॉल के बीच यात्रा के दौरान हैथवे सैटेलाइट फोन से कई बार एल्यूशियन लेडी के कप्तान को कॉल करता है। एल्यूशियन लेडी एक मछली पकड़ने वाला जहाज है जो डेस्टिनेशन के साथ उसी कोऑपरेटिव में है और दोनों मिलकर काम करते हैं और संसाधन साझा करते हैं। कप्तान हैथवे केकड़े के सीजन में देर से आए क्योंकि उन्होंने लंबे खिंचे कॉर्ड सीजन को पूरा किया। एल्यूशियन लेडी के कप्तान के मुताबिक केकड़े का सीजन धीमा है और हैथवे कई दिन चारा इकट्ठा करने में गवा चुका है। हैथवे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 13:30 बजे हैथवे सेंट पॉल में
ट्राइडेंट सीफूड्स के फ्लीट मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि वह भंडारण के लिए 5 या 6 पैलेट चारा छोड़ रहा है। डेस्टिनेशन सेंट जॉर्ज आइलैंड से 14 घंटे दूर है और या तो शनिवार 11 तारीख या रविवार 12 तारीख को सेंट पॉल पहुंचेगा। जहाज की AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दिखाता है कि पोत डच हार्बर छोड़ने के बाद लगभग 8 नॉट्स की रफ्तार से 325 डिग्री के कोर्स पर सेंट पॉल आइलैंड की ओर जा रहा है। AIS एक ट्रैकिंग सिस्टम है जो जहाज की पहचान, स्थिति, दिशा, गति और अन्य डेटा स्थानीय जहाजों, तटीय स्टेशनों और सैटेलाइट्स को प्रसारित करता है। 2 अलग-अलग मौकों पर AIS ट्रैक दिखाता है कि डेस्टिनेशन की गति धीमी हो रही है, एक बार लगभग 10 मिनट के लिए और दूसरी बार लगभग 60 मिनट के लिए। जब इसकी दिशा 0.43 डिग्री पर बदलती है और इसकी गति 0.4 नॉट्स तक धीमी हो जाती है। लेकिन सेंट जॉर्ज द्वीप के उत्तर में 17 समुद्री मील दूर केकड़ा पकड़ने वाला एक और जहाज पोलर आइस भी उसी दिशा में जा रहा है। 35 नॉट्स की तेज हवाओं और 5 मीटर ऊंची लहरों से जूझते हुए वे 4 बार रुकते हैं ताकि क्रू डेक से बर्फ को नायलॉन के बड़े हथौड़ों से तोड़ सकें। हर बार बर्फ तोड़ने में लगभग 5 घंटे लगते हैं और उनके पास जहाज पर कोई केकड़े पकड़ने के पिंजरे नहीं हैं। डेस्टिनेशन के पास हैं। 11 फरवरी को 4:57 बजे नेशनल वेदर सर्विस एक क्षेत्रीय पूर्वानुमान प्रसारित करती है। वे तेज उत्तर पूर्वी हवा और सप्ताहांत में बर्फ जमने के कारण छोटी नावों के लिए चेतावनी जारी करते हैं, जिससे खतरनाक हालात बन सकते हैं। 5 बजे डेस्टिनेशन सेंट जॉर्ज के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से गुजरते हुए द्वीप के पीछे हवा से बचता है। यह अपनी दिशा बनाए रखता है, पश्चिमी तट से करीब 2.5 समुद्री मील दूर यात्रा करते हुए द्वीप की सुरक्षा का लाभ लेकर गति 9 नॉट्स तक बढ़ाता है। मछली पकड़ने वाला जहाज क्लिपर सरप्राइज द्वीप की हवा से सुरक्षित तरफ बर्फ जमाने वाली फुहार से बचने के लिए शरण लेता है। इसके कप्तान को अपने AIS पर जपार्डनी बे में अन्य जहाज दिखाई देते हैं। सभी की योजना भी वही है, वे तूफान के थमने का इंतजार कर रहे हैं। डेस्टिनेशन इंतजार नहीं करती। 5:55 बजे डेस्टिनेशन डुल्लोय पॉइंट सेंट जॉर्ज आइलैंड के उत्तर पश्चिमी सिरे को पार करता है। डेलनॉय पॉइंट के पानी अपने खुरदरे समुद्री हालात और तेज हवाओं के लिए बदनाम है। ज्वार दक्षिण से आ रहा है और हवा उत्तर पूर्व से विपरीत दिशा में चल रही है, जिससे ये दोनों विपरीत ताकतें टकराती हैं और खड़ी लहरें टूटने लगती हैं। 6:10 बजे डेलनॉय पॉइंट पार करने के बाद डेस्टिनेशन अब सेंट जॉर्ज आइलैंड की हवा से बचाने वाली आड़ में नहीं है। हवा बर्फ जमे केकड़ा पकड़ने वाले पिंजरों को पाल की तरह पकड़ लेती है, जिससे जहाज बाईं ओर झुक जाता है। मुझे लगता है कि जहाज चलाने वाला डेस्टिनेशन को दाहिनी ओर हवा और लहरों की ओर मोड़ता है, लेकिन 6:12 पर मोड़ पूरा करने के बाद सामने से आती हवा जहाज की रफ्तार कम कर देती है, जिससे इसकी गति 0.9 नॉट्स रह जाती है। जहाज के नीचे धारा 0.8 नॉट्स की रफ्तार से पीछे बह रही है, जिससे रडर पर पानी का असर खत्म हो जाता है। डेस्टिनेशन मोड़ने की क्षमता खो देता है और जहाज का अगला हिस्सा हवा के आर पार घूमता है, जब तक कि 6:13 पर जहाज पलट नहीं जाता। लहरें डेक पर आकर गिरती हैं, लेकिन सभी जल निकासी छिद्र बर्फ से जाम है। होल नंबर 3 के लिए एक्सेस हैच खुला है और पानी जहाज के अंदर भरने लगता है। ओवरलोडेड क्रैब पॉट्स, ऊंचाई पर चारा, भारी बर्फ जमा होने से जहाज अपनी स्थिरता खो देता है। कुछ मिनटों में जहाज पलटकर डूब जाता है। जैसे ही ठंडा समुद्री पानी जहाज के रहने वाले हिस्सों में भर जाता है, क्रू के पास शायद ही अपने इमर्शन सूट पहनने का समय होता है। अगर आप पहले नहीं डूबे तो ठंडे पानी का झटका आपको 3 मिनट से भी कम समय में मार सकता है। अगर इमर्शन सूट या लाइफ राफ्ट न हो तो क्रू के बचने की संभावना लगभग 0 होती है। 6:13 बजे डेस्टिनेशन की इमरजेंसी बीकन एक संकट संदेश भेजती है। कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट 17 कमांड सेंटर जो जूनो अलास्का में स्थित है, EPERB संकट अलर्ट प्राप्त करता है। 1 मिनट बाद 6:14 बजे जहाज उनके रडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। ना तो कोस्ट गार्ड और ना ही उस क्षेत्र में काम कर रहे किसी अन्य जहाज को डेस्टिनेशन से कोई मे डे कॉल सुनाई देती है या प्राप्त होती है।
कोस्ट गार्ड कमांड सेंटर जहाज को कॉल करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। 6:44 बजे कोस्ट गार्ड मिशन कोऑर्डिनेटर एक पूर्ण पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू करता है। कोलबे से एक MH-60 हेलीकॉप्टर उड़ान को तैयार है, लेकिन उसे दूसरे हेलीकॉप्टर का इंतजार करना होता है। विशाल जल क्षेत्र के कारण कोलबे से हेलीकॉप्टर तब तक नहीं उड़ सकता जब तक कोडियाक से आने वाला हेलीकॉप्टर 2 घंटे दूर न हो। अगर दो में से कोई एक विमान लगभग जमे हुए पानी में आपातकालीन लैंडिंग करने को मजबूर हो जाए तो ये क्रू के लिए एक सुरक्षा उपाय है। 7:45 बजे कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन कोडियाक से एक HC-130 फिक्स्ड विंग विमान उड़ान भरता है, जो डेस्टिनेशन की आखिरी ज्ञात स्थिति से 495 मील दूर है। 8-9 बजे कोडियाक से कोस्ट गार्ड का एक MH-60 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की कोशिश करता है ताकि वो कोल्डबे से आए MH-60 को एस्कॉर्ट कर सके, लेकिन रनवे पर टैक्सी करते समय हेलीकॉप्टर के इंजन के इनलेट्स में बर्फ जमा हो जाती है। पायलट को इंजन इनलेट्स की डी-आइसिंग के लिए हैंगर लौटना पड़ता है। 30 मिनट बाद कोडियाक में हेलीकॉप्टर आसमान में है। पास के मछली पकड़ने वाले जहाज सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचते हैं। 09:30 बजे सिल्वर स्प्रे के क्रू को डेस्टिनेशन की आखिरी ज्ञात AIS स्थिति से 3.9 समुद्री मील दूर मलबा और तेल की परत मिलती है। 20 मिनट बाद बेरिंग रोज पहुंचता है, लेकिन जहाज का कोई निशान नहीं मिलता। 10:13 बजे लगभग 2.5 घंटे बाद कोस्ट गार्ड HC-130 फिक्स्ड विंग विमान सेंट जॉर्ज द्वीप के ऊपर से उड़ता है। कोलबे से आया MH-60 हेलीकॉप्टर कुछ देर बाद पहुंचता है। 11:40 बजे सिल्वर स्प्रे पर सवार क्रू को फिशिंग वेसल डेस्टिनेशन नाम की एक लाइफ रिंग मिलती है। MH-60 हेलीकॉप्टर डेस्टिनेशन की अंतिम ज्ञात स्थिति पर पहुंचता है और सेंट जॉर्ज आइलैंड से आधे समुद्री मील से कम दूरी पर EPIRB खोज लेता है। हेलीकॉप्टर सिल्वर स्प्रे को उसकी लोकेशन की ओर भेजता है। 12:25 बजे क्रू ई पर बरामद करता है। 14 फरवरी को 4,972 वर्ग समुद्री मील में 3 से अधिक दिन तक खोजबीन करने के बाद कोस्ट गार्ड खोज को स्थगित कर देता है। कोई भी जीवित नहीं बचा है। 8 जुलाई 2017 को नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक जहाज डेस्टिनेशन की आखिरी स्थिति के पास साइड स्कैन सोनार से सर्वेक्षण करता है। 78 मीटर गहरे पानी में डेलनॉय पॉइंट के उत्तर में 6 समुद्री मील दूर अपने पोर्ट साइट पर दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किए डेस्टिनेशन के विवरण से मेल खाता एक लक्ष्य मिला है। कोस्ट गार्ड जांच में ROV का उपयोग कर पुष्टि करते हैं कि वह मछली पकड़ने वाला जहाज डेस्टिनेशन है। तेज धाराएं उन्हें ROV को उसके बाहरी ढांचे के पास ले जाकर विस्तार से जांच करने से रोकती हैं, लेकिन वे एक केकड़ा पकड़ने का पिंजरा जरूर निकाल लेते हैं। उस पिंजरे का वजन 399 किलोग्राम है, जिसमें अंदर रखा सारा सामान भी शामिल है। यह स्थिरता की गणनाओं से 82 किलोग्राम ज्यादा है। 200 केकड़ा पकड़ने के पिंजरे डेक पर लगभग 2 टन चारा और तेजी से जमा होती बर्फ के साथ डेस्टिनेशन ने पहली परेशानी के संकेत से लेकर उसका सिग्नल खोने तक सिर्फ 4 मिनट ही टिक पाई। और आपदाओं के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।